नेम इज हर्ष वर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर कर रहे होंगे वो है इरिगेशन। दूसरा, इरिगेशन करने के तरीके यानी कि वेज ऑफ इरिगेशन। थर्ड टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन कि इरिगेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इस इरिगेशन के टॉपिक से अभी तक बोर्ड में कितनी बार क्वेश्चन आया और कौन कौन से क्वेश्चंस आए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीते 10 सालों में बोर्ड ने 8 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इस बार आने वाले बोर्ड्स में भी इरिगेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इससे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इस वीडियो के एंड में उनकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके मन में एक बेसिक सवाल आना चाहिए कि सर आप लिस्ट तो प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चंस की, पर हम उनके आंसर्स कैसे करेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको उनके आंसर्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और इस साल भी जो क्वेश्चन अगर इरिगेशन पे आने वाला है तो उसको भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का सिंपल सा मतलब समझो, जब ह्यूमंस अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं ताकि उनके खेत में लगी फसलें बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें, इस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। बहुत ही आसान सा काम है कि इंसान जब खेतों तक पानी पहुंचाते हैं अपनी फसलों को बड़ा करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। बात रही इरिगेशन की डिफिनीशन की, when humans supply water to agriculture fields for the growth of crops is called irrigation। इस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। अब एक और सवाल यहां से आता है कि सर जो पानी है वो तो नदियों में है, बहुत सारा पानी सर जमीन के नीचे है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो सर ह्यूमंस ऐसा क्या करते हैं कि वो नदियों का पानी, जमीन के नीचे का पानी उनके खेतों तक पहुंच जाता है। तो इसी को जानने के लिए हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है वेज ऑफ इरिगेशन, कि ऐसे कौन कौन से तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम नदियों का पानी और जमीन के नीचे के पानी को अपने खेतों तक पहुंचा लेते हैं। तो पहला तरीका है कैनाल इरिगेशन। कैनाल का हिंदी में मतलब होता है नहर। ये शब्द सबने सुना होगा, आज इसका मतलब भी जान लो। अक्सर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी नदी जा रही होती है जिसमें अच्छा खासा पानी होता है, उससे क्या करते हैं, उससे एक आर्टिफिशियल रास्ता काट लिया जाता है और उस रास्ते के थ्रू जब पानी ट्रैवल करके खेतों में पहुंचता है तो इसको हम लोग कहते हैं कैनाल इरिगेशन। और कुछ इस तरीके से ह्यूमंस नदियों के पानी को अपने खेतों तक पहुंचाते हैं और अपने खेतों को इरिगेट करते हैं, उनकी सिंचाई करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है टैंक इरिगेशन। जैसे जो लोग नॉर्थ इंडिया से होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अक्सर ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो लैंड है, जमीन है, वो फ्लैट है, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे आप इंडिया में नीचे बढ़ते चलेंगे, सेंट्रल इंडिया जाएंगे, साउथ इंडिया जाएंगे, तो वहां पे जमीन फ्लैट नहीं रह जाती है। वहां की जमीन में नेचुरल कर्व्स हैं और उन कर्व्स में जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ टैंक। और जब उस टैंक के पानी को खेती करने के लिए और अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हम कहते हैं टैंक इरिगेशन। तीसरा तरीका है वेल इरिगेशन। वेल इरिगेशन दो टाइप की है, एक सरफेस वेल, एक ट्यूब वेल। वेल इरिगेशन सबसे पुराना तरीका है खेती में इरिगेशन करने का। देखो सिंपल मतलब में समझो कि वेल इरिगेशन होता क्या है। वेल इरिगेशन का मतलब ये होता है कि बहुत पहले के टाइम पे जब गांव वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो कुएं हुआ करते थे। लोग उन कुओं से, वेल से पानी लेके अपने खेतों को इरिगेट किया करते थे और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सरफेस वेल इरिगेशन। लेकिन जब जैसे ही गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, टेक्नोलॉजी पहुंच गई, मनी पहुंच गई, पैसा पहुंच गया, तो गांव वालों ने क्या किया, अपने खेतों के अंदर, अपने खेतों में बहुत बड़े बड़े पाइप्स को इंसर्ट कर दिया। उन पाइप्स के ऊपर मोटर और उस मोटर को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, जिसको हम लोग ट्यूबवेल के भी नाम से जानते हैं। बहुत लोगों ने गांव में ट्यूबवेल्स को देखा होगा। जब इस ट्यूबवेल की बटन को ऑन किया जाता है तो ये ट्यूबवेल क्या करता है, जमीन के पानी को खींच के खेतों तक पहुंचा देता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबवेल इरिगेशन। आई होप आपको इरिगेशन क्या होती है कि इंसानों के द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाया जाना आर्टिफिशियल तरीकों से, इस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। और किन किन तरीकों से इंसान अपने खेतों तक पानी पहुंचाता है, कैनाल्स, टैंक्स, सरफेस वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इन तरीकों से इंसान अपने खेतों तक पानी पहुंचाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सर इरिगेशन करने के फायदे क्या हैं और अगर इरिगेशन ना हो तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम समय लगेगा, फट से समझ लो। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जब अपना एग्रीकल्चरल चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें भी बहुत काम देगा। कॉन्सेप्ट का नाम है क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। देखो भारत में क्या होता है कि जो फसलें लगाई जाती हैं, जो क्रॉप ग्रो करी जाती है, वो अलग अलग मौसमों में ग्रो करी जाती है। हमारे यहाँ अलग अलग सीजन है एग्रीकल्चर करने के। अगर हम इंडिया के 3 मेन सीजन की बात करें तो वो है खारिफ, राबी एंड ज़ैद। खारिफ सीजन की जो फसलें होती हैं वो जून में
बोई जाती है, सो करी जाती है और अक्टूबर में उनकी हार्वेस्टिंग होती है। ऐसे ही राबी अक्टूबर में सो करी जाती है और मार्च में हार्वेस्ट करी जाती है, और जैद की जो फसलें होती हैं वो मार्च में बोई जाती हैं और जून में उनकी कटाई होती है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि खारिफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, राबी और जैद क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, तो खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल है राइस, जवर, कॉटन एक्सेट्रा। राबी के एग्जांपल्स है व्हीट एंड बार्ले एक्सेट्रा, और जैद के एग्जांपल है कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, समर वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया में 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन एग्जिस्ट करते हैं, खारिफ, राबी एंड जैद। खारिफ की फसलें मार्च में बोई जाएंगी, खारिफ की फसलें जून में बोई जाएंगी और अक्टूबर में काटी जाएंगी। अक्टूबर में जैसे ही खारिफ की फसल कटेगी, राबी की फसल बो दी जाएगी और मार्च में उसकी कटाई हो जाएगी। जैसे ही राबी की फसल मार्च में कटेगी, जैद की फसल बो दी जाएगी और जून में उसकी कटाई हो जाएगी, और फिर ये साइकिल फिर से खारिफ से रिपीट हो जाएगी। आई होप आपको एक क्रॉपिंग सीजन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इरिगेशन की इंपॉर्टेंस की। एक और बात जान लीजिए कि इंडिया में जो रेनफॉल के मंथ्स होते हैं वो जून से अक्टूबर के बीच में होते हैं। ठीक, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि इरिगेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, बिफोर इरिगेशन फैसिलिटीज, कि इरिगेशन की सुविधाओं से पहले, जब ये कैनाल्स नहीं थे, टैंक्स नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं थे, तो इससे पहले फार्मर्स आर एबल टू ग्रो जस्ट खारिफ क्रॉप्स। तो जो किसान होते थे वो सिर्फ खारिफ की ही क्रॉप्स को ग्रो कर पाते थे। क्यों सिर्फ खारिफ की क्रॉप क्यों ग्रो कर पाते थे? क्योंकि खारिफ की क्रॉप्स के मंथ्स देखो कौन से, जून और अक्टूबर, और बरसात के महीने देखो कौन से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बेसिकली यही महीने होते हैं जिनमें बरसात होती है, तो किसानों को ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि पानी कहां से आएगा, तो खारिफ की फसलें वो रेनफॉल मंथ्स की वजह से ग्रो कर लेते थे। लेकिन जब खारिफ का सीजन ओवर हो जाता था, बट आफ्टर इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर्स आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ राबी एंड जैद। ठीक है, अब इरिगेशन की फैसिलिटीज आ गई, खेतों तक पानी पहुंचाने के नए नए तरीके आ गए, तो किसान खारिफ की फसलों के बाद भी राबी की फसलें और जैद की भी फसलें अपने खेतों में ग्रो कर पा रहे हैं। वरना पहले के टाइम पे किसान सिर्फ और सिर्फ खारिफ की फसल ही अपने खेतों में ग्रो कर पाते थे। तो ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, वो ये है, बिफोर इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर्स आर एबल टू ग्रो जस्ट खारिफ क्रॉप्स due to rainfall in kharif season, but after irrigation facilities farmer are able to grow crops of rabi and zaid season also. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की तरफ कि क्यों इंडिया में इरिगेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो दूसरा पॉइंट रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, जो तुमने यहाँ पढ़ा दूसरा पॉइंट इसी से निकल के आएगा। अब एक चीज देखो, ये लोग जो खारिफ की फसलें ग्रो कर रहे थे वो तो बरसात की वजह से ग्रो हो जाती थी, पर इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से राबी और जैद की फसलें वो ग्रो नहीं कर पाते थे। तो जब राबी और जैद की फसलें वो ग्रो नहीं कर पा रहे, इट मींस उनके पास कोई काम ही नहीं होगा करने को। तो फिर वो क्या करते थे, वो शहर के बाहर जाके लेबर का काम करते थे, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, बड़े शहरों में साफ सफाई का काम करते थे और बहुत ही बुरी तरीके से अपना जीवन बिताते थे। पर जब इरिगेशन की फैसिलिटीज आ गई, कैनाल्स आ गए, टैंक्स आ गए, ट्यूबवेल्स आ गए, तो फिर जो किसान था वो राबी और जैद की फसलें भी ग्रो करना स्टार्ट कर दी उसने, और उसका जो एम्प्लॉयमेंट था जो कि खारिफ के बाद खत्म हो जाता था, वो उसको राबी और जैद के दौरान भी मिलने लगा और वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता है। बिफोर इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर्स बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर खारिफ सीजन। इरिगेशन फैसिलिटीज जब नहीं थी तो खारिफ के बाद किसान बेरोजगार हो जाया करता था, बट विद इरिगेशन फैसिलिटीज दे गेट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। पर जब इरिगेशन की फैसिलिटीज आ गई तो उसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज की वजह से अब वो राबी और जैद की फसलें भी ग्रो कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे कौन कौन से काम करते थे, जो मैंने आपको बताया, डेली वेज वर्कर्स जिनको हम लेबर कहते हैं, वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना, बड़े बड़े शहरों में साफ सफाई का काम करना और बहुत ही बुरी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना। एक यहाँ पे मैंने फैक्ट भी लिखा हुआ है, इवन इन 2025 में भी 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम। आज जब चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं, स्टिल आज भी इंडिया की 50% जनता अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी कमाई के लिए इरिगेशन, एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर की जान है इरिगेशन। इरिगेशन इज द लाइफलाइन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर इरिगेशन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ देख चुके हैं कि कैसे किसान सिर्फ खारिफ की फसलें ही ग्रो कर पा रहा था बिना इरिगेशन फैसिलिटीज के। सो आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट को समझने से पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन इंडिया सम प्लेसेस गेट इनफ रेनफॉल देन बाय इरिगेशन। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे
बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, कभी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है कि ओवरफ्लो जैसी सिचुएशंस भी बन जाती हैं। तो सर वहां पे इरिगेशन करने की क्या जरूरत है? तो आपको बेटा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे पास बारिश के महीने हैं वो सिर्फ 3 से 4 महीने और बाकी 7 से 8 महीने इंडिया में बारिश नहीं होती है। तो उन ऑफ सीजन्स में, ड्राई सीजन्स में एग्रीकल्चर करने के लिए हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो सारे महीनों में चलता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जून से अक्टूबर भी चल रहा है, अक्टूबर से मार्च भी चल रहा है, मार्च से फिर जून तक चल रहा है। इट मींस 12 महीने ऑल ओवर 12 मंथ्स एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन। पर जो बरसात है वो सिर्फ 3 से 4 महीने ही हो रही है। तो जो ड्राई सीजन है उसमें एग्रीकल्चर कंटिन्यू करने के लिए इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। Some places in India like Rajasthan gets very little rainfall and drought like situations. भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पे तो ना के बराबर बारिश होती है और सूखा पड़ना, ड्रॉट जैसी सिचुएशंस वहां पे बहुत कॉमन है। और अगर आप चाहते हैं कि वहां के लोग खेती करते रहें, उनकी कमाई का जरिया बंद ना हो, तो वहां पे इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर आर एबल टू यूज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब एग्रीकल्चर होता है तो आपको सबसे पहले बीज बोना पड़ता है। तो बीज बहुत टाइप के होते हैं। कुछ बीज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल सीड्स। जब ट्रेडिशनल सीड्स बोए जाते हैं, सो करे जाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं गेहूं है तो गेहूं का बीज बोया गया। तो जब गेहूं का ट्रेडिशनल सीड बोया गया तो जब उसमें से गेहूं निकला तो मान लेते हैं एक बीज से 4 दाने गेहूं निकला। लेकिन HYV सीड्स क्या करते हैं, जब आप HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को बोएंगे तो उसी एक सीड से 4 की जगह 8 दाने 10 दाने गेहूं निकल सकता है। तो लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है, जब आप HYV सीड्स बोते हैं तो आपको खेत को बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है। तो पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग HYV सीड्स को नहीं सो कर पाते थे, नहीं अपने खेतों में लगा पाते थे। क्यों? इरिगेशन की फैसिलिटीज ना होने की वजह से। पर जब से इरिगेशन की फैसिलिटीज आई हैं, किसान HYV सीड्स को ग्रो कर पा रहे हैं, किसान अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स को यूज कर पा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कुछ केमिकल्स जो कि पानी में मिला के खेतों में डाले जाते हैं ताकि फसलें बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। और ग्रो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े होंगे, जो खेती को देखते होंगे, वो ये बात जानते होंगे कि जब चावल की खेती होती है तो जिस खेत में चावल ग्रो किया जा रहा होता है उस खेत को हमेशा पानी से भरा रखना पड़ता है। अगर वो खेत का पानी सूख जाएगा तो चावल की फसल खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग चावल को ग्रो नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी। पर जब इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हुई तो लोग चावल जैसी फसलें भी उगा पा रहे हैं। ग्रोइंग वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो बहुत सारा पानी कंज्यूम करती है। उसका एक एग्जांपल है राइस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने इरिगेशन के बारे में जाना, इरिगेशन के तरीकों के बारे में जाना और ये जाना कि इरिगेशन करना भारत में क्यों इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी हो, आपके बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सा भी इजी बनाया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।